सुबह सुबह लता की बड़ी बहू अमृता सभी के लिए नाश्ता बनाते हुए आवाज देती है। सभी लोग आ जाइए, नाश्ता तैयार हो गया है। अमृता की आवाज सुनते ही लता और उसकी बाकी की दो बहुएं किरण और कोमल आ जाती हैं, जिसके बाद अमृता सभी को नाश्ता परोसते हुए बोलती है। मेरा नाश्ता बनाने का काम हो गया है। किरण, अब तुम साफ सफाई का करो, और कोमल तुम्हारा काम है बर्तन धोने का, तो तुम वो धो। हाँ हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी जितने भी है बर्तन। और मैं भी कर दूंगी साफ सफाई, रोज ही करती हूँ, आज कौन सी नई बात है। बहू, अगर तुम तीनों में से दो लोग बीमार पड़ जाएंगे तो तुम रसोई कैसे संभालोगी? अच्छा तो दवाई खाकर अपना काम करो। किसी एक ने ठेका थोड़ी न ले रखा है पूरी रसोई को अपने पर संभालने का। अरे बहू के नाम पर कलंक हो तुम तीनों। और एक मैं हूँ जो हमारे समय में 15-15 लोगों का खाना बनाती थी अकेले, और तुम हो जो तुमसे 4 लोगों का खाना नहीं बनता। माँ जी, अगर आप इतनी ही एक्सपर्ट हैं तो रसोई में खड़े होकर खाना बना लीजिए ना। सच में माँ जी, आप हमें खिला रही हैं। वैसे माँ जी, आपके हाथों का खाना ना कम ही नसीब में होता है। बिल्कुल सही माँ जी। एक बात बताओ, शर्म बेचकर तुम तीनों ने चूरन खा लिया क्या? कैसी कैसी बातें कर रही हो? कैसी कैसी बातों का क्या मतलब है माँ जी? जब हम तीनों इस घर की बहुएं हैं और हम तीनों की ही रसोई है, फिर हम काम मिल बांट कर ही करेंगे ना। इसीलिए मैंने एक एक काम हम तीनों में बांट लिया है। अब जिसको जो काम करना है तब वो काम करे। तुम तीनों को समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाना जैसा है, मुझसे तो हो नहीं पाएगा। इतना कहकर बेचारी लता नाश्ता खत्म करती है और अपने कमरे में जाकर भगवान के नाम की माला जपने लगती है। वहीं दूसरी तरफ तीनों बहुएं अपने अपने हिस्से का काम खत्म करके फोन चलाने में व्यस्त हो जाती हैं। ऐसे ही एक दिन सभी लोगों के खाना खाने के बाद रसोई में काफी सारे जूठे बर्तन पड़े हुए थे और कोमल आराम से सोफे पर बैठी टीवी देख रही होती है। तभी लता उसके पास आती है और बोलती है। अरे बहू, तू यहाँ बैठ के टीवी देख रही है और वहाँ सारे बर्तन रसोई में पड़े हैं। बहू, मुझे पानी पीना था और एक गिलास तक धुला हुआ नहीं मिला। माँ जी, एक गिलास धो के पानी पी लीजिए। मेरा ना अभी सीरियल चल रहा है, वो खत्म करके मैं फिर बर्तन धोऊंगी। अरे सीरियल ज्यादा जरूरी है या घर का काम? यह तो रिपीट में भी आता है। माँ जी, आपको दिक्कत क्या है? एक गिलास आपको पानी ही तो पीना है, पी लीजिए। इतना कहकर कोमल रसोई में जाती है और एक ग्लास धोकर अपनी सास को देते हुए बोलती है। ये लीजिए एक गिलास, और इसमें पानी डालिए और पी लीजिए। और भगवान के लिए ना मुझे परेशान मत कीजिए। सत्यानाश हो इन तीनों का, कोई सुख नहीं है मुझे इन तीनों का। इतना परेशान कर रखा है मुझे इन तीनों ने, जैसे कि ये खुद मेरी सास हो। समझा समझा कर थक गई मैं, लेकिन इनको समझ ही नहीं आती। बस अपनी मर्जी का करती रहती है, जब देखो तब। बेचारी लता गुस्से में रसोई में जाती है और सारे बर्तन खुद ब खुद धोती है। लता को करीबन सारे बर्तन धोने में 1 घंटा लग जाता है, लेकिन कोमल अभी भी टीवी के आगे बैठी आराम से सीरियल देख रही थी। ना तो वो अपनी सास को कुछ कहती है और ना ही उनसे कुछ पूछती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक दिन अमृता की पीरियड्स की वजह से तबीयत काफी खराब थी, जिस वजह से वह किसी के लिए भी समय पर खाना नहीं बना पाती है। दोपहर का समय हो जाता है। किरण, कोमल, लता तीनों आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। तभी लता बोलती है। बहू, अमृता बहू कहाँ है? और आज खाना नहीं बनाया क्या उसने? और बनाया है तो अब तक आवाज क्यों नहीं दी? मुझे नहीं पता कहाँ है। दीदी की शायद सुबह तबीयत खराब थी। उसकी तबीयत खराब थी? जाकर देख कर आओ, रसोई में है या कमरे में है वो। किरण रसोई में देखती है तो अमृता वहाँ नहीं होती है, जिसके बाद वह अमृता के कमरे में जाती है तो देखती है कि अमृता आराम से सोई हुई है। किरण गुस्से में नीचे आती है और बोलती है। अरे आज हम सब भूखे रहेंगे, कुछ बनाया नहीं है। बेशर्मो, नालायको, अगर तुम दोनों को पता था कि तुम्हारी जेठानी की तबीयत खराब है तो तुम दोनों खाना नहीं बना सकती थी? हम क्यों बनाएंगे खाना? मेरा तो काम ना बस बर्तन धोना है। और मेरा सिर्फ साफ सफाई करने का काम है, तो मैं खाना क्यों बनाऊं? अरे अगर तुम्हें नहीं बनाना था तो मुझे बता देती, मैं बना लेती। अभी भी देर नहीं हुई है माँ जी, चाहिए आप बना लीजिए।
माँ जी आपने एक काम करो, आज मटर पनीर की सब्जी और रोटी चावल बना लो। मेरा मटर पनीर खाने का बहुत मन है। मैंने बहुत निकम्मियाँ देखी हैं, लेकिन तुम दोनों जैसी निकम्मियाँ नहीं देखी। एक की तबीयत खराब है तो तुम दोनों पल्ला झाड़ रही हो खाना बनाने से। लता की बात का जवाब किरण और कोमल दोनों में से कोई नहीं देता। बेचारी लता रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है, जिसके बाद दोनों बहुएं मजे से थाली भर भर कर खाना खाती हैं और अपने कमरे में चली जाती है। लता अमृता के लिए खाना परोस उसके कमरे में ले जाती है और उसे जगाते हुए बोलती है, अमृता बेटा, उठ जा। क्या हुआ तुझे? खाना खा ले। माँ जी, वो पीरियड्स की वजह से मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं उठकर नीचे नहीं आ पाई और ना ही अपने कमरे से बाहर आई। बेटा, अगर तुम मुझे बता देती ना तो मैं तेरे लिए खाना बनाकर तुझे खिला देती। चल कोई बात नहीं, अब खा ले। अरे माँ जी, आपने खाना क्यों बनाया? कोमल और किरण क्या कर रही हैं? उन्होंने खाना नहीं बनाया क्या? अरे बहू, तू उनकी फिक्र छोड़ और तू अपना ख्याल रख और खाना खा ले। किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता दियो। नहीं नहीं माँ जी, बस इतना ही बहुत है। अच्छा ये बताइए, आपने खाना खाया? हाँ, मैं तो बस खाने ही जा रही थी। तू खाना खा बस आराम से। इतना कहकर लता वहाँ से चली जाती है। अमृता भले ही कभी कभी किरण और कोमल के साथ अपनी सास को सुना दिया करती थी, लेकिन अमृता घर संवारना भी जानती थी। ऐसे ही एक दो दिन में अमृता की तबीयत ठीक हो जाती है और इसके बाद अमृता अपनी सारी जिम्मेदारियां फिर से संभाल लेती है। अमृता के ठीक होते ही सारी चीजें वापस से पटरी पर आ जाती हैं। ऐसे ही एक दिन लता अपने कमरे में बैठी सोचती है, भगवान, मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी तीनों बहुएं एक साथ मिलकर काम करने लगे। उन तीनों को समझा समझा कर मेरी जान जा रही है, लेकिन उन तीनों को समझ ही नहीं आ रही है। वो तीनों इस घर की अन्नपूर्णा है। अगर वह तीनों साथ मिलकर रहेगी तो अच्छा होगा, वरना इनकी छोटी मोटी लड़ाइयों के कारण ना बंटवारा हो जाएगा। इतना सोचकर लता के दिमाग में एक तरकीब आती है, जिसके बाद अगली सुबह वह अपनी तीनों बहुओं से कहती है, मैंने तुम तीनों को बहुत समझा लिया, लेकिन तुम तीनों ने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए अब मैंने एक फैसला लिया है जो तुम तीनों को मानना होगा। क्या फैसला लिया है माँ जी आपने? बताइए हमें। हाँ हाँ बोलिए, क्या आप घर की नौकरानी लेके आ रही हैं? अगर ऐसा है तो मैं खुश हूँ। मैं तुम तीनों की रसोई अलग कर रही हूँ। जो काम तुम मिल बांट के करती थी ना, वो तुम अकेले अकेले करना। लता की बात सुन तीनों बहुओं का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये आप क्या कह रही हो माँ जी? आप हम तीनों के बीच में बंटवारा कर रही हो? आप ये चाहती हैं ना कि हम तीनों अलग अलग खाना बनाएं? और सारा काम हम अकेले अकेले करें और अपना अपना राशन भरें? बिल्कुल सही कहा तुम तीनों ने। पर क्यों माँ जी? वो इसलिए क्योंकि तुम तीनों साथ में नहीं रहती और काम मिलजुल कर नहीं करती। घर में किसी एक को दिक्कत होती है ना तो बाकी लोग संभाल लेते हैं, लेकिन तुम तीनों तो अपना पल्ला झाड़ लेती हो। और हाँ, तुम तीनों में एकता तो है ही नहीं। माँ जी, आपके कहने का क्या मतलब है? आप ऐसा नहीं कर सकती हो। हम तीनों में से कोई भी नहीं चाहता कि रसोई का बंटवारा हो जाए। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है बहू? मैं घर की बड़ी हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि क्या करना है, और जो फैसला मैंने किया है ना वो बिल्कुल सही है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत करिए। माँ जी आप बताइए ना, हम तीनों ऐसा क्या करें जिससे ये फैसला टल जाए? जो मैं चाहती हूँ वो तो तुम तीनों से होता नहीं है, आई बड़ी। हाँ हाँ माँ जी, हम सब कुछ कर लेंगे। आप एक बार हाँ तो बोलिए। तो मैं ये चाहती हूँ तुम घर के एक ही काम ना करो, घर के सारे काम करो। अमृता सिर्फ खाना नहीं बनाएगी, वो सफाई भी करेगी और बर्तन भी धोएगी। ठीक वैसे ही कोमल और किरण, तुम भी वैसे ही सारा काम करोगी। और रसोई के अलावा भी ना सारे काम तुम तीनों को मिलके करने हैं। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो बाकी की दो को सारा काम करना होगा और इस घर को एक साथ मिलकर चलाना होगा। ठीक है माँ जी, हम समझ गए कि आप हमें इस बंटवारे के जरिए क्या समझाना चाह रही हो। माँ जी, अब हम समझ गए हैं कि एक के काम के चक्कर में हम भूल गए थे कि हम सब एक परिवार हैं। अगर घर में खाना बनता है तो वो हम सब खाते हैं, बर्तन धोते हैं तो वो सब जूठे करते हैं, सफाई होती है तो सारे लोग मिलके गंदा करते हैं। और माँ जी देखिए, हम अपना अपना नहीं सोचेंगे,
हम सबका ही सोचेंगे। आप प्लीज ना बंटवारा मत कीजिए। सॉरी माँ जी। देख लो बहू, मैं तुम्हें आखिरी बार मौका दे रही हूँ। अगर आज के बाद फिर ऐसा हुआ तो मैं तुम तीनों की रसोई का बंटवारा कर दूंगी। लता की ये बातें सुनकर कोमल, किरण, अमृता तीनों ही लाइन पर आ जाती हैं और फिर कभी तीनों मिलकर ना तो एक दूसरे से किसी काम के लिए आपस में बहस करती है और ना ही झगड़ती है और मिलकर रसोई संभालती है। सरला अपनी पड़ोसन विमला के साथ अपने बेटे पप्पू के लिए रिश्ता देखने गई होती है। तभी लड़की के पिता सरला और विमला से कहते हैं, अरे बहन जी चाय तो लीजिए, बस बिटिया आती ही होगी। वैसे भी ये रिश्ता पक्का ही समझिए। आपको भी बिटिया पसंद है और हमें आपका बेटा। देखिए भाई साहब, हमने तो लड़की देखकर ही कह दिया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की संस्कारी और गुणी व्यवहार की हो। अरे मैं भले ही इनकी पड़ोसन हूँ, लेकिन तारीफ करनी तो बनती है। इनका लड़का बहुत सीधा है और घर परिवार में किसी चीज में कोई कमी नहीं है। देखिए बहन जी, जिस किसी ने भी यह रिश्ता बताया है उसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने बताया था कि घर परिवार सब अच्छा है। ये लो, लड़की भी आ गई। अरे सरला, तेरी होने वाली बहू तो काफी सुंदर है। तू क्या कहती है, तुझे पसंद आई या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, लड़की तो देखने में सुंदर है भाई साहब। समझिए ये रिश्ता पक्का। सरला इतना कहती है तभी उसके फोन पर फोन आता है और सरला फोन उठाकर बोलती है, पप्पू को मैंने बोल दिया था मेरे वाले अकाउंट में 4 लाख डाल दे और अपने वाले अकाउंट में तो 10-12 लाख है ही। अभी रखती हूँ, मैं बाहर हूँ। अच्छा, वो जो तूने 10 लाख की गाड़ी ली थी उसके लिए फोन था क्या? उसका पैसा तो हाथों हाथ कर दिया था। अरे तुझे पता ही है कितना बिजी रहता है अपने कामों में, इसलिए मैंने उसे कहा है कि कुछ पैसे मेरे अकाउंट में रखते। अरे पप्पू को फोन का बहुत शौक है। मेरा बेटा बता रहा था अभी 2 लाख का ही फोन लिया है उसने। अरे पिछले महीने 1.5 लाख का फोन लिया था। अब नया एप्पल का कोई मॉडल लॉन्च हुआ होगा, वो ले लिया। बहुत ही अच्छा फोन है, कैमरा भी बहुत अच्छा है उसका। अब कमाता है तो इतना तो बनता ही है ना। अरे भाई साहब, लड़की मुझे पसंद है, बाकी की चीजें बाद में होती रहेगी, लेकिन शादी की जल्दी ही तारीख रखी जाए। ये हुई ना बात, मुझे भी लड़की पसंद है। भाई साहब, आप क्या बोलते हैं? ये लोग तो बड़े ही अमीर निकले। अगर मैंने अपनी बेटी की शादी इनके घर में कर दी तो लेन देन भी तो करना होगा। क्या बात है भाई साहब, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सब ठीक तो है ना? कोई बात तो है? अगर कोई बात है तो खुलकर बोलिए ना। हम लोग तो आप लोग जैसे ही हैं। नहीं नहीं, मैं और आप अलग अलग लोग हैं। आप कहाँ और हम कहाँ। लड़की वालों को लड़के वालों की अमीरी देखकर दिल तो कर रहा था कि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, लेकिन सरला बीच में टांग अड़ा रही थी। तो भाई साहब जल्दी मिलते हैं, अभी तो मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, अभी चलते हैं, घर में बातचीत करके बताएंगे। वैसे तो मैंने सरला को एक से एक बढ़ के रिश्ता दिखाया था, जो दहेज देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन अब सरला की मर्जी है उसे अपने बेटे की शादी किससे करनी है। अब दोनों ही उठकर जाने लगती हैं। तभी सरला का फोन छूट जाता है और वह वापस से टेबल पर फोन उठाते हुए लड़की के पिता से कहती है, अभी 2.5 लाख का फोन ही छूट जाता, मेरा दिमाग भी ना जाने कहाँ कहाँ बटा जा रहा है। वैसे सरला तो अपने ड्राइवर को बोल कर ना थोड़ी गाड़ी धीरे चलवाइयो। 12 लाख की कार है, कहीं ड्राइवर ना समझ ना निकले। अरे सबकी रोजी रोटी चल जाए बस, ये मेरे जान पहचान का ही है। 25,000 तनख्वाह देती हूँ इसे। सरला और विमला अब घर आ जाते हैं। घर आने के बाद सरला अपने और अपने पति घनश्याम के लिए चाय बनाती है। क्या बात है, दोनों बहुत खुश लग रहे हो। लड़की कैसी थी और सारी बातचीत हो गई ना? अब मैंने तो तुम्हें कहा था अब मुझे भी ले चलो, लेकिन तुम लोग मुझे लेकर नहीं गई। अपना हाल देख रहे हो, लग रहा है घर के नौकर हो तुम। और हम वहाँ जाकर इतनी रहीसी दिखा कर आए हैं कि लड़की के पिता की बोलती बंद हो गई थी। वो सोचने लगे कि आखिर इतने बड़े परिवार में अपनी बेटी को कैसे दूं, वो भी बिना दहेज के। अरे घनश्याम भाई साहब, आपको तो वहाँ आना चाहिए था ना। जब सरला ने कहा कि अपने ड्राइवर को 25,000 तनख्वाह देती है, तो लड़की के पिता का चेहरा तो देखने लायक था। वहाँ तो हम अमीरी दिखा कर आए हैं। और तो और अब लड़की का बाप यहाँ बिना काजू कतली के नहीं आने वाला है और दहेज के लिए भी खुद ही बोलेगा। ये सब करने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? एक मिडिल क्लास आदमी है वो। उसकी बेटी को सीधे सीधे बहू बना लो। ये सब ताम झाम करने की क्या जरूरत है? क्यों उस बाप बेटी को सता रहे हो? इन सभी वजह से मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाती हूँ।
सरला अपने बेटे पप्पू की शादी धूमधाम से करवाना चाहती थी, लेकिन अब वो भी किसी रिश्ते के लिए जाती तो अपनी अमीरी को कुछ बड़ा चढ़ाकर ही बताती। सरला के पास खुद के 12,000 के फोन के रिचार्ज के पैसे भी नहीं थे, लेकिन जब भी वो किसी अनजान आदमी से मिलती तो उसके आगे इतनी लंबी लंबी हाँकती कि सामने वाला उसे न जाने कितना ही अमीर समझ ले। ऐसे ही एक रोज सरला के घर के बाहर एक भिखारन आती है और बोलती है, ए माता, भगवान के नाम पर कुछ दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। अरे तू तो वही है जो कल परसों बाजार में 2.5 लाख के फोन के बारे में बात कर रही थी। अरे तेरे पास तो भगवान ने किसी चीज की कमी नहीं रखी है ना, मुझे दे दे 10-5 हजार रुपए। अरे तुझे धोखा हुआ होगा, मेरे पास तो खुद खाने के लिए पैसे नहीं है, फोन रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं है, और तू कहती है 10-5 हजार तुझे दे दूं। तो बाजार में झूठे अमीरी का दिखावा कर रही थी। अरे दे दे, तेरे पास जो भी है वही दे दे, पूरे दिन से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। अरे बहन, तुम्हें धोखा हुआ होगा। ये जो औरत दिख रही है ना, ये शकल से अमीर लग रही है, अंदर से खुद ही भिखारी है। अरे अरे भाई साहब, आप तो अच्छे भले लगते हो, कुछ दे दो मुझे खाने को, भगवान आपका भला करेगा और इस औरत से आपकी रक्षा करे। अब दे दो। क्या बोली तू? और भला पत्नी से ये बचकर जाएगा कहाँ? अब घनश्याम कुछ खाने की चीजें और पैसे उस भिखारन को ला कर देता है और वह भिखारन भी जाते जाते सरला को ताना मारते हुए बोलती है, किसी दिन इस अमीरी का ढोंग करते करते गरीबों का रोना नहीं रोक पाएगी। आई बड़ी 2.5 लाख का फोन चलाने वाली। देखा, भिखारन को भी पता है कि तुम अमीरी का ढोंग कर रही हो। जहाँ एक तरफ सरला अमीरी का नाटक कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ लड़की वालों की तरफ से शादी की डेट पक्की हो गई थी और लड़की के पिता एक बुलेट और 4 लाख रुपए कैश देने का वादा कर चुके थे। विमला, हमने तो दहेज के लिए मना किया था। देख, अब लड़की का बाप खुद 4 लाख कैश और एक बुलेट दे रहा है मेरे बेटे को। मेरी एक्टिंग तो ऐसी होती है कि मरा हुआ इंसान भी उठ के तालियां बजाने लगे। बस कर, इस नाटक में तू अकेली नहीं थी, मैं भी शामिल थी इसमें। और तुझे पता है, जल्द से जल्द मेरे बेटे पप्पू की शादी होने वाली है। सरला के बेटे पप्पू की शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी और जल्द ही शादी भी हो जाती है, लेकिन शादी वाले दिन लड़की के पिता वादे अनुसार ना तो बुलेट देते हैं और ना ही कैश देते हैं, बल्कि वह अपनी मजबूरियां बताकर लड़की को विदा करवा देते हैं। माँ जी, हमारा घर तो बहुत ही छोटा है, लेकिन पिताजी ने कहा था कि हमारा घर और भी कई जगह पर है। ये सब सपना था और जो तू देख रही है बस यही अपना है। अरे बहू, इसकी किसी भी बात पे यकीन मत करियो। इसने बस तुम लोग के सामने अमीर होने का ढोंग किया और तुमको फंसा के शादी कर ली। ये सब सुनकर रोना धोना चालू मत कर देना, क्योंकि अब तो शादी हो चुकी है। तो तुमने कौन सा तीर मार लिया शादी करके? दहेज के नाम पे पैसे तो मिले नहीं, अब बुलेट मिली क्या? और पिताजी को ये सब मालूम था कि आप अमीरी का ढोंग कर रही हैं, तभी तो उन्होंने भी आपको लालच देकर शादी करवा ली। और वो ये सब कुछ नहीं देने वाले, चाहे आप लाख कोशिश कर लो। क्या कहा तूने? तेरा बाप कुछ नहीं देगा और उसे ये सब मालूम था कि मैं नाटक कर रही हूँ। बिल्कुल माँ जी, अगर आप शेर हैं तो मेरे पिताजी 1.25 शेर हैं, जैसे को तैसा। सरला ने सोचा था कि उसने लड़की वालों के सामने अपनी अमीरी दिखाकर उन्हें अच्छा खासा फंसाया है, लेकिन लड़की के पिता ने भी आंखों पर कोई पट्टी नहीं बांधी थी। उन्होंने अच्छे से जांच पड़ताल करके ही अपनी बेटी की शादी की थी, इसीलिए सरला की खेली हुई चाल उसी पर उल्टी पड़ जाती है और वह अब अपनी बहू को घर से निकाल भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी बहू के सपोर्ट में उसका पति घनश्याम और उसका बेटा पप्पू थे। रामनगर के एक छोटे से गांव में चंदन अपनी पत्नी सुनीता और बहन राधा के साथ रहा करता था। चंदन के घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल बना रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी और बहन के बीच में काफी अच्छे संबंध थे, लेकिन फिर भी दोनों के बीच हमेशा ननद भाभी वाली नोक झोंक चलती ही रहती थी। राधा की शादी की उम्र हो चली थी, लेकिन फिर भी उसका बचपन अभी तक नहीं गया था। वहीं दूसरी तरफ उसकी भाभी सुनीता गंभीर स्वभाव की थी। एक दिन सुनीता घर के आंगन में बैठी चावल साफ कर रही होती है कि तभी राधा वहां आती है और सुनीता उससे बोलती है, अच्छा हुआ राधा कि तुम आ गई, वैसे भी मैं तुम्हें आवाज देकर बुलाने ही वाली थी। क्यों भाभी, आप मुझे क्यों बुलाने वाली थी? आप मेरे साथ खेल लेंगी क्या?
राधा, अब ना तो तुम्हारी खेलने की उम्र है और ना ही मेरी है। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चली है, तो तुम अब घर के काम काज पर थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दो, वरना अपने ससुराल में जाकर तुम तो हमारी नाक ही कटवा दोगी। भाभी, अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है, मैं अभी से घर की जिम्मेदारियों को लेकर नहीं चल सकती हूँ। उसके लिए आप है ना, आप ही संभालिए अपनी रसोई और घर। मैं तो चली अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए, वही नदी किनारे मेरा इंतजार कर रही हैं। नहीं राधा, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं यहाँ बैठकर चावल साफ कर रही हूँ। मुझे थोड़ा और समय लगेगा और अभी तक घर में चूल्हा नहीं जला है। तुम जाकर जल्दी से रसोई में खाना बनाओ। तुम्हारे भैया खेत से आते ही होंगे, आते ही वो खाना मांगेंगे। सहेलियों के साथ खेलने के लिए बाद में चली जाना। नहीं भाभी, ऐसा मत बोलिए ना, मेरी सहेलियाँ मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाने दीजिए। मुझसे रसोई के काम नहीं होते हैं। अगर तुमसे अपने मायके की रसोई के काम नहीं होते हैं, तो फिर जब तुम अपने ससुराल जाओगी तो वहाँ पर कैसे करोगी? वहाँ पर भी सास को ऐसे ही जवाब दोगी क्या तुम? भाभी, जब शादी होगी तो सास आएगी ना, और मुझे शादी नहीं करनी है। ना मैं शादी करूंगी, ना ही मैं घर की इन जिम्मेदारियों को संभालूंगी। दोनों ननंद भाभी में नोकझोंक चल रही होती है कि तभी चंदन वहाँ आ जाता है और दोनों को आपस में बहस करते हुए देखकर बोलता है। शांत हो जाओ दोनों। किस बात पे ननंद भाभीयों में नोकझोंक चल रही है, कोई बताएगा? कुछ नहीं जी, आपकी बहन अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए जा रही थी और मैंने इन्हें थोड़ा रसोई का काम करने के लिए बोल दिया, क्योंकि मैं चावल साफ कर रही थी। बस इस बात पर ये मुझसे बहस करने लगी। राधा, तुम्हारी भाभी ने तुमसे कुछ भी गलत नहीं बोला है। वैसे भी तुम्हें कभी रसोई का काम करने के लिए उन्होंने कहा नहीं है। आज पहली बार बोल दिया तो क्या हो गया, कर लो ना यार। इसमें बहस करने वाली क्या बात है? यही बात तो मैं समझा रही हूँ इसको कब से, लेकिन ये है कि हमेशा हर बातों पर मुझसे ही बहसें करती रहती है। सुनीता, वैसे तुम्हारे बोलने का तरीका ना गलत था। अरे तुम प्यार से भी तो बोल सकती थी। तुम ऐसे बोलोगी तो उसको तो यही लगेगा ना तुम हुक्म दे रही हो उसे। यार बच्ची है यार वो, उसे बहस करके क्या फायदा। और राधा, तुम्हारी भाभी अगर कह रही कुछ मदद कर देने के लिए तो क्या ही दिक्कत है। तुम्हारी भाभी खाली बैठी होती तो क्या तुमसे काम करने के लिए कहती? तुम्हें काम छूने तक नहीं देती वो। थोड़ी बहुत मदद कर सकती हो तुम भी। चंदन की बात सुनने के बाद दोनों ननंद भाभी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह एक दूसरे से माफी मांगकर अपने अपने कामों में लग जाती हैं। सुनीता फिर से चावल साफ करने लगती है और राधा रसोई में जाकर खाना पकाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद सुनीता अपनी ननंद को खुश करने के लिए उसके साथ आंख मिचोली खेलना शुरू कर देती है, जिससे राधा फिर से पहले की तरह खुश हो जाती है और पूरे घर में सुनीता और राधा की हंसी गूंजने लगती है। यह सब देखकर चंदन बहुत खुश होता है। समय बीतता जाता है। तभी एक सुबह के समय सुनीता रसोई में काम कर रही होती है। तभी राधा वहाँ आती है और अपनी भाभी को काम करते हुए देख मन ही मन सोचती है, क्यों ना आज भाभी को थोड़ा परेशान किया जाए। जब भाभी परेशान होकर मुंह बनाती है तो बहुत मजा आता है। भाभी, आज आप खाने में क्या बना रही है? मैं तो खाने में तुम्हारी ही पसंद का खाना बना रही हूँ, पूरी सब्जी। हाँ भाभी, मुझे पूरी सब्जी पसंद है, लेकिन आज मेरा पूरी सब्जी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आज मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। आप मेरे लिए मिठाई बना दीजिए। ठीक है, पहले पूरी सब्जी बना लूँ, फिर मिठाई भी बना दूंगी। नहीं भाभी, पहले मिठाई बनाओ, पूरी सब्जी तो मैं रोज ही खाती हूँ। राधा, पहले जो काम हाथ में होता है उसे पूरा करना चाहिए, मिठाई बाद में भी बन जाएगी। सुनीता की यह बात सुनकर राधा को गुस्सा आ जाता है और वह बोलती है, भाभी आप हमेशा अपनी चलाती हो, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनती हो। जब भी मैं आपसे कुछ भी करने को बोलती हूँ, आप मेरी हर बात को काट देती हो। ऐसी बात नहीं है राधा, तुम मेरी एक लौती ननंद हो। अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? ठीक है, मैं पहले मिठाई बना देती हूँ, बाद में पूरी सब्जी बना लूंगी। आप खुश? भाभी आप तो बहुत ही डरपोक निकली, तभी तुम डरकर आप तुरंत मेरी बात मान गई और पूरी सब्जी छोड़कर मिठाई बनाने लगी। इसको कहते हैं डर, जो कि आपको मुझसे लगता है। राधा, जब तुम भाभी बनोगी ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि घर की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। मैं तुमसे डरकर तुम्हारी बात नहीं मान रही हूँ, बल्कि तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी बात मान रही हूँ। काम तो दोनों ही करना है। मैं पूरी सब्जी बनाकर भी मिठाई बना सकती हूँ और मिठाई बनाने के बाद भी पूरी सब्जी बना सकती हूँ, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? भाभी मैं इतनी देर से आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है। राधा, तुम मेरी ननद हो,
मैं जानती हूँ कि तुम मुझे चिढ़ाने के लिए ये सब बोल रही हो और मेरे साथ शरारत करती रहती हो। भला इस बात पर मुझे गुस्सा क्यों आएगा? क्योंकि अगर तुम्हें मिठाई ही खानी होती तो फ्रिज में रसगुल्ले रखे हुए हैं, तुम उन्हें भी खा लेती। यहाँ आकर मुझे बार बार मिठाई बनाने को थोड़ी ना बोलती। आखिर है तो वो भी मिठाई ही ना। अपनी भाभी की बात सुनकर राधा का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वह अपनी शरारतों से खुद ही उल्लू बन जाती है और दोनों एक दूसरे की शक्ल देखकर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ चंदन आ जाता है और उन दोनों से उनके हंसने का कारण पूछता है। अरे क्या बात चल रही है ननद भाभी में, जो इतना जोर जोर से हंसे जा रही हो? आसपास के लोग तुम्हारी हंसी सुनेंगे ना तो पागल समझेंगे। अगर आप अपनी बहन की शरारतें के बारे में सुनेंगे ना तो आप भी हंसेंगे। बेचारी मुझे चिढ़ाने के लिए आई थी और खुद ही उल्लू बन गई। अच्छा, लेकिन वो कैसे? मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो जानूं। मेरी ननद जी को लगा था कि ये गर्मी में आकर मेरे काम को बढ़ाएगी और मुझे गुस्सा आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और खुद ये उल्लू बन गई। इन्होंने आकर मुझसे कहा था कि भाभी आप पूरी सब्जी बाद में बनाना, पहले मेरे लिए मिठाई बना दो। फिर मैंने इन्हें जवाब दिया कि मिठाई तो पहले से ही फ्रिज में रखी हुई है, आपको खानी है तो फ्रिज में से मिठाई निकाल कर खा लीजिए। और इनकी शरारत इनके ऊपर ही उल्टी पड़ गई। इस बात पर हम दोनों हंसने लगे। बस इतनी सी बात के लिए तुम लोग खुश हो? तुम दोनों ननद भाभी का ना सही है यार। तुम लोगों की नोक झोंक के कारण ना हमारा घर ना खुशहाल है। तुम दोनों में आपस में इतना प्यार है। जहाँ पूरी दुनिया में ननद भाभी झगड़ा करती है, तुम लोग प्यार से रहती हो और तुम लोगों को देख कर ना मुझे बहुत खुशी मिलती है। सच में तुम दोनों की जोड़ी को ना कभी किसी की नजर ना लगे। आप चिंता मत कीजिए चंदन जी, ना आज तक ऐसा हुआ है और ना ही आगे ऐसा कुछ होगा। कुछ देर बाद चंदन वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते जाते हैं। राधा और सुनीता की नोकझोंक वैसे ही चलती रहती है। हर रोज कोई न कोई बात पर उन दोनों में मजेदार तकरार हो ही जाती है। एक दिन राधा को रात के समय शरारत सूझती है। उसने सोचा कि आज भाभी को थोड़ा सा परेशान किया जाए। राधा ने कमरे में जाकर अपनी साड़ियों को उलट पुलट कर दिया और फिर चिल्लाते हुए अपनी भाभी के पास जाती है। भाभी, मेरी सारी साड़ियाँ पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्या साड़ियाँ गायब हो गई? लेकिन कैसे? हाँ भाभी, कहीं दिख नहीं रही है। अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हारी साड़ियाँ ढूंढ देती हूँ। जब सुनीता राधा के कमरे में गई तो उसने देखा कि अलमारी के सारे कपड़े अलट पलट हुए हैं। जिन सभी कपड़ों को उसने अच्छे से तह लगाया था, जिसे देख सुनीता बोलती है, राधा तुम्हारी साड़ियाँ तो यही हैं, तुमने खुद ही उल्टा पुल्टा कर रखा था। अब तुम बड़ी हो गई हो तो अपनी सारी चीजों को अच्छे से रखना चाहिए तुम्हें। अगर किसी दिन मैं नहीं रही तो तुम्हारा क्या होगा? भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि मैं आपको थोड़ा सा तंग कर सकूं। कोई बात नहीं, हमारे बीच तो ये नोकझोंक चलती ही रहती है। मुझे पता है कि तुम शरारती जरूर हो, लेकिन साफ दिल की हो। राधा और सुनीता की नोकझोंक का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। हर रोज कुछ न कुछ नया होता रहता है, जिससे घर में रौनक बढ़ती जाती है और उनके बीच की यह प्यारी नोकझोंक एक दूसरे के प्रति उनके प्यार और सम्मान को दर्शाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।